हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम के पीछे जो एग्जाम आए हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो आए हैं उनका डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो आज की जो है 5वें नंबर की क्लास आपके सामने है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है। मतलब आपसे कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि असंगठित क्षेत्र जो है उसके लिए कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम वर्क, अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं होता। अगला है देयर इज ए प्रोविजंस फॉर पेड लीव्स, सेवात छुट्टी का प्रावधान होता है। तीसरा ऑप्शन है असुरक्षित रोजगार, अनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट। और चौथा ऑप्शन है लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, अधिकांश या सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा है जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उनमें कौन सी चीज इसमें लागू नहीं होती, कौन सी असत्य है इसमें से। तो इसमें जो देयर इज ए प्रोविजंस फॉर पेड लीव्स, सेवात छुट्टी का प्रावधान होता है, ये चीज सत्य नहीं है। जो ऑर्गेनाइज यानी सॉरी अनऑर्गेनाइज क्षेत्र हैं यानी कि असंगठित क्षेत्र हैं उनमें प्रोविजंस नहीं होता है पेड लीव्स का, सेवात छुट्टी का प्रावधान होता है। ऐसा है कि इसमें जो सत्य नहीं है वो पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट फिशल पॉलिसी इन इंडिया, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करती है। तो बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछा है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी संस्था के द्वारा इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट ऑप्शन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी योजना जो है, कौन सी जो संस्था है इस प्रकार की योजना बनाती है जो राजकोषीय नीति को तैयार करती है। राजकोषीय नीति को तैयार करने वाली योजनाएं या जो करिकुलम है किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोबारा से ऑप्शन बोल रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है राजकोषीय नीति को तैयार करता है। वित्त मंत्रालय जिसको हिंदी में कहा जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बेटा आपसे किया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो आपको इनमें से चार ऑप्शन जो है इन चारों में से ये पता करना होगा कि कौन सा कार्य होता है। मतलब तीन कार्य ऐसे होंगे ऑप्शन में जो रिजर्व बैंक करता है और एक कार्य ऐसा होगा जो नहीं करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मॉनेटरी मैनेजमेंट, मौद्रिक प्रबंधन। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट डिबेट मैनेजमेंट, सरकारी ऋण प्रबंधन। तीसरा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, विदेशी विनिमय प्रबंधन। और चौथा ऑप्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना। तो यही ऑप्शन जो है आपका, ये इसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। एक्सेप्टिंग द क्या दिया ऑप्शन में बेटा, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम कंज्यूमर, डिपॉजिट फ्रॉम कंज्यूमर। देखिए एक सिंपल सी बात आप समझिए कि भाई एक नॉर्मल कोई बैंक होता है, उस नॉर्मल बैंक में किसी भी इंसान का जो खाता होता है, अकाउंट होता है, वो उस अकाउंट से पैसे निकाल भी सकता है और पैसे डाल भी सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, आरबीआई के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो अकाउंट है नहीं होता है, उसके अंदर बैंकों का अकाउंट होता है। क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंकों को ऋण देता है और बैंकों को पैसा प्रदान करता है, किसी भी सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं देता है। तो यही ऑप्शन जो है इसके द्वारा यही काम नहीं किया जाता कि भाई हर एक व्यक्ति को पैसा दे सकता है या ले सकता है, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है बेटा, बैंकों का बैंक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है
कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच ईयर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन टॉक प्लेस, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो भाई भारत में आर्थिक उदारीकरण, भारत में आर्थिक उदारीकरण, भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में हुआ था। 1991 1992 में भारत के पास उस टाइम पे भारत के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था एलपीजी। क्या नाम था बेटा? एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चीज 1991-92 में चलाई गई थी और यही भारत की आर्थिक उदारीकरण, इसी वर्ष भारत का आर्थिक उदारीकरण भी हुआ था। और उस टाइम पे भारत के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर को, हर चीजों को प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करके पैसा सरकार ने ले लिया था और सरकार ने उसको कल्याणकारी योजनाओं में यूज किया था, इसलिए इसको उदारीकरण का वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 1991। अगर आपसे ऑप्शन में 1991 नहीं है और 1992 है तो बेटा आपका आंसर 1992 भी हो सकता है, 1992 भी आपका ऑप्शन इसमें ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में सुनेंगे, टेरिटरी विच इज अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट इज कॉल्ड। दूसरे राज्य के तत्काल नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है समुदाय, ऑप्शन नंबर बी कॉलोनी, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मतलब प्रांत, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद, या फिर कॉलोनी या समुदाय, तो उसमें इसको कहा जाता था बेटा कॉलोनी। क्या कहा जाता था? कॉलोनी। दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के क्षेत्र को, दोबारा ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र जो आता है उसको हम कॉलोनी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ये किस प्रकार की चीज है? कौन इस चीज को परिभाषित करता है? तो देखिए, एक तंत्र, लोकतंत्र, धनिक तंत्र एंड थियोरेसी यानी कि धर्मतंत्र, इनमें कौन सी चीज आपको ये बताएगी कि भाई हर एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और वोट के आधार पे हर एक व्यक्ति की उसके वोट का, हर व्यक्ति की वोट का मूल्य होना चाहिए। तो ये कौन से तंत्र में आता है? तो इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये सारी चीजें आती हैं। लोकतंत्र में, लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया तंत्र है। और ये डेमोक्रेसी जो होती है इसमें हर एक व्यक्ति को अपनी वोट का अधिकार है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, ये आपने आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? भारत के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे बेटा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। तो कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का है जो आपको ये बताता है नए राज्य का के प्रवेश या स्थापना का उसके अंदर विवरण दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो बनेगा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 के तहत किसी भी नए राज्य के गठन और उसके प्रवेश का प्रावधान दिया गया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो है वो है आर्टिकल नंबर 36 to 51। यहां इसमें एक बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 36 to 51 आर्टिकल जो है बेटा ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं।
आपने इस बात को भी पढ़ा होगा कि राज्य के निर्माण के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाई जाएं, सामाजिक तरीके से कल्याणकारी नीतियां बनाई जाएं, तो ये सारी चीजें आएंगी आपकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और अब यहां आपसे क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की बात है, तो इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। ये उस राज्य की बात कर रहा है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है, उसमें कहीं भी कंट्री शब्द नहीं है, हर जगह पे राज्य यानी कि स्टेट जो है दिया गया है। तो उस स्टेट की बात कर रहा है, उस स्टेट का गठन जो होगा वो आर्टिकल नंबर 2 में होगा। और जिस स्टेट का गठन हो चुका है उसके अंदर हम अलग अलग राज्य का निर्माण कर रहे हैं, चाहे हम जनसंख्या के आधार पे कर रहे हैं, चाहे हम क्षेत्रफल के आधार पे कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल जो होंगे वो आपके आर्टिकल नंबर 36 टू 51 में आएंगे। और इस वाला जो ऑप्शन है, जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा आर्टिकल नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? भाई मौलिक कर्तव्य आर्टिकल नंबर 51A में है, अनुच्छेद नंबर 51A में मौलिक कर्तव्य है, टू हैव इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर 2, नॉट टू प्रमोट अनटचेबिलिटी, ऐसे प्रस्ताव को बढ़ावा ना देना। ऑप्शन नंबर 3 जो है, नॉट टू यूज टाइट्स, किसी भी चीज के किसी भी प्रकार का जनजातियों का प्रयोग ना करना। और ऑप्शन नंबर डी, टू डिफेंड कंट्री एंड नेशनल सर्विसमैन रिक्वायर्ड, देश की रक्षा के लिए आह्वान किए गए राष्ट्र की सेवा। इनमें कौन सी चीज ऐसी है जो मौलिक कर्तव्य जो है उसको डिनोट करती है, या मौलिक कर्तव्य के अंदर वो चीज आती है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वैन रिक्वायर्ड, देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये आपके लिए मौलिक कर्तव्य है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर देश के राष्ट्र की या राष्ट्र की जो सेवा है हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य है। जैसे भारत हमारा देश, हम भारत की बहुत ज्यादा, हमें भारत इंडियन होने का जो गर्व है, वो जो कर्तव्य है आर्टिकल नंबर 51A में पाया जाता है। और इसी में ये तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन जो दिए हैं, चार ऑप्शन में से 3 जो है वो गलत है और एक जो ठीक है, और वो ये है हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए और राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद अमंग द 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन है मगध, कौशल्या, वत्सा और अंग। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा आपका मगध। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख साम्राज्य था मगध साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों का रुपया रूप बताया गया है? रुपया रूप बताया गया। और आपसे इनडायरेक्टली वे में ये पूछ रहा है कि जो भारत में सबसे पहले आर्थिक तरीके से जो कोई भी चीज बनी थी, या कोई बुक वगैरह बनी थी, या कोई भी ग्रंथ था, कोई भी पाठ था, कोई भी चीज थी, वो कौन सी थी? इसमें दे रखा है उपनिषद, पुराण और अर्थशास्त्र और भगवत गीता। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा, आर्थिक नियोजन के लिए, आर्थिक प्रणालियों के लिए भारत में सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा अर्थशास्त्र। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन इंडिया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में नमक तोड़ने के लिए, नमक तोड़ो आंदोलन जो है, यात्रा जो है, किसके द्वारा की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा महात्मा गांधी। और आपके लिए क्वेश्चन है, भारत को किला किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं जो एडिशनली पेपर में सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि भारत को किला किसे कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है, जितने भी मैंने आपसे पूछे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मुझे। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द मेजर स्पोकन पर्सन ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर 1934, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन था? किसको क्या बोला इसमें, किसको 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बादशाह खान और मोहम्मद अली जिन्ना।
तो सीधी कॉमन सेंस की बात है बेटा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बनेगा मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के 1934 के बाद जो प्रवक्ता बने थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच वर्ण वाज द फोर्थ प्लेस अमंग द फोर नॉन वर्ण्स? कौन सा चार वर्ण जाने माने जो होते हैं उन चार वर्णों में चौथा वर्ण कौन सा था? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। तो इनमें चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? सबसे पहले आएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और लास्ट में क्या आएगा? शूद्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा शूद्र। चौथे नंबर का वर्ण जो है वो शूद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे किया है। तो बेटा इसमें ऑप्शन दे रखे लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुल्ले, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर जो होगा ज्योतिराव फुल्ले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर इन कोस्टल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप? अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप की तटीय रेखाओं को मिलाकर भारत की कुल कितनी लंबाई बनेगी? तो बेटा आपसे क्वेश्चन किया है कि कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया प्लस में आपके भारत की जो एक्चुअल बाउंड्री है वो, उन दोनों को मिला के भारत का टोटल क्षेत्र कितना बनेगा? कितने लंबी कितने किलोमीटर की लगभग लंबाई जो है आपकी बन जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 7516, 7516 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप इन सबको ऐड करने के बाद जो बाउंड्री बनेगी कितने किलोमीटर बनेगी? तो बेटा उसका राइट आंसर होगा 7516। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इंडिया इज नॉट बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन? किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो भाई वलित पर्वत कौन सा बेटा? वो आपका वलित पर्वत मैंने आपसे बताया था हिमालय, मोरदार पर्वत, वलित पर्वत। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हिमालय पर्वत की आकृति कैसी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लेना, ये एग्जाम में सीधे भी आ सकते हैं। कौन सी जगह से है? पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व से, कौन सी जगह से नहीं घिरा हुआ है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा पश्चिम क्षेत्र से भारत जो है वो हिमालय पर्वत से नहीं घिरा हुआ। एक बार मैं आपको लोकेशन बता देता हूं, एक बार छोटा सा कोई मैप बना के समझा देता हूं कहां से आपका हिमालय पर्वत फैला हुआ है और कौन सी क्षेत्र से हिमालय पर्वत भारत के साथ सीमा या भारत की बाउंड्री के साथ टच नहीं होता है। एक छोटा सा मैप मैंने बनाया है, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए बेटा यहां से और यहां की तरफ है, यहां से यहां की तरफ है, तो भारत के अंदर ये जो क्षेत्र बच गया, यानी कि पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो क्षेत्र बच गया बेटा, वो वाला क्षेत्र जो है ना वो वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है, बाकी का सारा घिरा हुआ है। यही क्वेश्चन आपसे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है और भारत की पूर्वी सीमा बनती है, उस सीमा को क्या कहा जाता है? शिवालिक, पीर पंजाल, हिमाचल, पूर्वांचल। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा पूर्वांचल, पूर्व की तरफ का अंचल यानी कि पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन है, द इंटायर नॉर्थन प्लान ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ सोइल? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मृदा है, किस प्रकार की मिट्टी है? तो भाई ऑप्शन है एल्विलाय सोइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक सोयल, ऑप्शन नंबर सी लेटराइट सोयल, ऑप्शन नंबर डी ग्रिड सोयल। शुष्क मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा और जलोढ़ मृदा। तो उत्तर भारत के मैदान जो है एल्विलाय सोयल से घिरे हुए हैं। जलोढ़ जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान हैं उत्तर भारत के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 मेजर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस?
निम्नलिखित में से कौन सा या किस जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? 6 प्रमुख नियंत्रक हैं और कौन सा इसमें अंदर नहीं आता है? समुद्र से दूरी, ह्यूमन इन्फ्लुएंस यानी कि मानव प्रभाव, और ऑप्शन नंबर सी लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, और ऑप्शन नंबर डी ओशियन करंट यानी कि समुद्री अवधाराएं। ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है ये इस 6 क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ह्यूमन इन्फ्लुएंस यानी कि मानव प्रभाव। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो बेटा भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, सीधा स्टैटिक याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मेटेरियल आर द मेटेरियल विच? चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो, ऑप्शन सुनिए, एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं, एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते, सदैव चुंबक से दूर चलते हैं, और नन ऑफ दीज इज राइट, कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो नो ऑप्शन इज करेक्ट, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चुंबक की ओर चलते भी हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर होंगे तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और दूर भागेंगे जब दोनों तरफ सेम पोल हो जाएंगे, तो ये मैग्नेटिक जो है मैग्नेट का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर विच कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन कॉल्ड? एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई कोई भी छवि है जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है? देखिए भाई, कोई भी एक इमेज है, उस इमेज को आप कहीं भी सफेद पर्दे पर प्रदर्शित नहीं कर सकते या स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो वो इमेज किस प्रकार की होगी? रियल होगी, वर्चुअल होगी, इमेजिनरी होगी, डुप्लीकेट होगी। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा वर्चुअल, क्योंकि रियल इमेज हमेशा क्या होती है? प्रदर्शित की जा सकती हैं। वर्चुअल इमेज जो होती है वो आभासी होती हैं, वो नहीं प्रदर्शित की जा सकती। यहां पे कोई दिक्कत है तो कन्वेक्स और कनकेव वाली जो है हमारी वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे, वहां जाके देख लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर कमेंट करके हमें बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी कोशिका जो होता है उसका कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए स्ट्रो, कोई भी एक स्ट्रो है उसके अंदर पानी का ऊपर जाना। ऑप्शन नंबर बी टीयर्स मूविंग थ्रू टीयर डक्ट, आंसू नलिका के माध्यम से आंसू का बहना। ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ ए सोप बबल, साबुन के बुलबुले का निर्माण होना। ऑप्शन नंबर डी एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेन, यानी कि फ्लोटिंग पेपर है, फ्लोटिंग पेपर तैरते हुए कागज के द्वारा स्याही का अवशोषण करना। तो इनमें से कौन सा आपका कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है? तो भाई जो फ्लोटिंग पेपर है उसके द्वारा स्याही सोखी हुई है, तो वो वाला एग्जाम्पल जो है आपके लिए इसमें ठीक नहीं बैठेगा, और राइट आंसर भी यही है फॉर्मेशन। वो वाला ऑप्शन जो है इसके लिए ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, उसको एब्जॉर्ब कर रखा है इंक को, स्याही को। तो इसमें राइट आंसर जो बनेगा, ये आपसे नहीं पूछ रहा है तो नहीं होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, यानी कि साबुन के बुलबुले का निर्माण होना। ये ऑप्शन इसका आपका कैपिलरी एक्शन का इसमें ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट कॉल्ड? कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के जंजाल को क्या कहा जाता है? बेटा सिंपल क्वेश्चन ये है, आपसे सिंपल वे में ये पूछना चाह रहा है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है यही चीजें आने के बाद जो है जीके और जीएस में आपको परेशानी होती है। आप सबसे पहले जब भी जीके और जीएस का कोई भी क्वेश्चन पढ़े ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार कंसंट्रेट होकर उस क्वेश्चन को पूछे, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये आपके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हमें आता है, उसकी डिटेल भी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों? इसलिए गलत कर देते हैं कि क्वेश्चन में पूछता कुछ है और हम ऑप्शन में कुछ लगा देते हैं। आपको देखिए, जब कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो उस क्वेश्चन के आसपास की डिटेल आपको पता होती है, तभी गलत होता है। नहीं तो क्या है कि आपको एक सीधी बात अगर पेपर में समझ आ जाए ना, तो बेटा देखो मोस्टली एग्जाम ऐसे हैं जिनके जो फर्स्ट पेपर होते हैं,
चाहे वो सी सेट की बात कर लो या किसी भी पेपर की बात कर लो। तो वन डे एग्जाम में तो सब में ही क्या होता है, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन 4 ऑप्शनों में ही उत्तर है, उससे बाहर तो उत्तर होता नहीं है। तो उसमें से ही आपको एक को चूज करना है, और आप उस चीज को चूज जब कर पाओगे, उस ऑप्शन को, जब आपको ये पता प्रॉपर वे में पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपने जीके में और साइंस में हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछता है उसी का आपने आंसर देना, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही ऑप्शन आपको ठीक करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन उसने दिया है वही उसका आंसर होना चाहिए, उसके लिए ही वो क्वेश्चन बनाया है। आपको क्या डिटेल पता है क्या नहीं पता है वो मैटर नहीं करता है। आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछा है तो आपको स्टिक, आपको उसका ऑप्शन जो है ना वो एक ही ठीक होगा और आपने वही ठीक करना है। आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि मैंने आपसे ये पूछा, सिर्फ आप मुझे ये बताइए, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट होकर हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जैसे कीटों के आदान प्रदान के लिए, तो बेटा सीधी सी बात ये है, आपसे पूछ रहा है इंसेक्ट जो होते हैं ना वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, ट्रैकिया के द्वारा, वाद रंधकों के द्वारा, ब्रोंकाई के द्वारा, ट्यूब्स के द्वारा। तो किसके द्वारा करते हैं, तो राइट आंसर होगा बेटा इसका ट्रैकिया। ट्रैकिया के द्वारा जो होते हैं इंसेक्ट वो सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस द वाटर एपरेट फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है। कोई भी एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर स्टोमेटा होता है, उसके ऊपर जो पानी आ जाता है उस पानी का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण किसके द्वारा, वाष्पीकरण जो है वेपोराइजेशन है वो किस अवस्था के कारण होता है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पो उत्सर्जन, वेपोराइजेशन सॉरी, और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, और ऑप्शन नंबर डी जो है इवेपोरेशन वाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा वाष्पो उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो होता है ना, पानी जो होता है पत्ते के ऊपर स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर स्टोमेटा से पानी जो है वो वेपर के रूप में गायब हो जाना, वो किस प्रोसेस के कारण होता है, वो होता है ट्रांसपोरेंट के कारण, ट्रांसपिरेशन के कारण। और इसके लिए दो जो होते हैं ना, देखिए बेटा एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। प्लांट के अंदर दो प्रकार के जो मेन टिश्यू होते हैं, प्लांट के अंदर दो मेन टिश्यू होते हैं, एक होता है बेटा जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है वाटर का ट्रांसफर करना और फ्लोएम का काम होता है जो भोजन पौधे ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाया है उस भोजन को पौधे के हर एक अंग तक पहुंचाना। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन देखेंगे, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन। फ्लोरीन, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन चार ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रक्रियाशील धातु एक कम प्रक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। कौन सा ऐसी केमिकल रिएक्शन होंगी जिनमें एक तो होता है हाईली रिएक्टिव, एक होता है लो रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव वाली चीजें लो रिएक्टिव के पास जाके वो बैलेंस हो जाएं। तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन या बैलेंस रिएक्शन जो होती है वो दोनों बराबर होती हैं। अब इसके अंदर जो राइट आंसर जो होगा वो होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन करने वाली, एक ज्यादा रिएक्टिव है एक कम है तो ज्यादा वाली कम के पास पहुंच जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन की रासायनिक प्रक्रिया। अगला है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ। पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टीन के, एर्सलीन के, और नन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोप्लास्टीन। थर्मोप्लास्टिक्स के जो हैं वो एक उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे दैट फ्रॉम एयर पोल्यूटेंट।
रेफ्रिजरेटर यानी कि जो आपके फ्रिज वगैरह हैं, और एसी और एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रासायनिक वायु प्रदूषक बनाते हैं। आपसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है सीधा सीधा शब्दों में कि रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होते हैं ना, जो एयर के अंदर पोल्यूशन करते हैं, उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपके रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में पाया जाता है, एसी में पाया जाता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ बायोकेमिकल सिस्टम ऑफ रेजिस्ट चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट कॉल्ड। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आइसोबारिज्म, सहभोजिता यानी कि एमेल्सन, और ऑप्शन नंबर सी समस्थान यानी कि होमोस्टैटिस, ऑप्शन नंबर डी सिम्बायोसिस सहजीवन। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा होमोस्टैटिस यानी कि समस्थापन होमोस्टैटिस जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली, आंतरिक पर्यावरण में प्रतिरोध करने वाली जैविक पद्धति में होमोस्टैटिस जो होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और बचता है, इन विच स्टेट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना। प्रधानमंत्री LPG पंचायत योजना का लोकार्पण कौन से राज्य के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा गुजरात। यहीं पे है आपका गुजरात। और आपके लिए मैं अगले सेशन के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये कमेंट सेक्शन में जब भी आप ये क्लास देखें तो जरूर बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में ये लगते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपने जीके और साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस में वो आपने कर लिए हैं, और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि 14 नवंबर से जो आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो खूब जोर लगा के अपना अच्छे तरीके से मेहनत करनी है ताकि आपके जीवन में आपको जरूर से भी जरूर कामयाबी मिले। और हम भी आपके लिए आपकी सहायता में इसलिए ही लगे हुए हैं ताकि आपके जीवन में आपके जीवन की कामयाबी हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत योगदान हमारी तरफ से हो जाए जितना हम चाहते हैं। और योगदान लेने के लिए आप जो है हमें अप्रिशिएट करेंगे और अपने जितने भी मित्र हैं, अपने जितने भी संबंधी हैं, उन सबके पास हमारे जो सेशंस होते हैं उनको शेयर करेंगे। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करेंगे, और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए, आपकी कामयाबी के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।